दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे गणित का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और दोस्तों ये गणित का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है। अगर आप लोग इसका पहला पार्ट और दूसरा पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर के उसको प्लेलिस्ट में देख लीजिए, या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, वहां से जाकर के आप लोग इसको देख लीजिएगा। दोस्तों पहला पार्ट और दूसरा पार्ट को बहुत सारे स्टूडेंट देख चुके हैं, तो आप नहीं देखे हैं तो पहले उसको जाकर के देख लीजिएगा। और दोस्तों हमारा टारगेट है कि आपको बोर्ड एग्जाम में गणित में 90+ मार्क्स का टारगेट है। दोस्तों आप लोगों को 90+ मार्क्स लाना है। इसके लिए हम ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल आसान तरीके से समझाएंगे दोस्तों, जिससे आपको एग्जाम में समय की काफ़ी बचत होगी और सभी प्रश्नों को आप बना पाएंगे। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी आंकड़ों की माध्यक 12 है और बहुलक 18 है तो आंकड़े का माध्य होगा। दोस्तों आपको माध्यक का मान दिया हुआ है और बहुलक का मान दिया हुआ है और पूछा गया है कि इसका जो माध्यक का मान होगा वो कितना होगा। तो देखिए हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य होता है। तो दोस्तों अगर हम लोग को माध्य निकालना होगा, तो माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 3 गुने क्या होता है माध्यिका, 3 गुने क्या होता है माध्यिका। तो यहाँ पर 12 यही कितना होगा 36 हो जाएगा। और सब 2 माध्य बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक -2 माध्य। अगर 2 माध्य निकालेंगे तो हम लोग क्या होगा 36 और माइनस कितना हो जाएगा 18। अब देखिए माध्य बराबर क्या हो जाएगा, माध्य बराबर हो जाएगा यहाँ 36 और -18 और 36 माइनस और यहाँ पर 18 है और बटा 2, यानी कि कितना होगा 18/2। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 9 दूना 18, यानी कि माध्य का वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरह से इसको आपको बनाना है। फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए एक बार। देखिए क्या होता है, बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका या माध्यक -2 माध्य। देखिए ये फॉर्मूला होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसी पे मान पुट कीजिएगा तो इसका आंसर है वो आ जाएगा। चलिए उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह के एक प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं, तो इस तरह के प्रश्न को आप अभी क्लियर कर लीजिए। देखिए कहता है कि निम्न में से कौन सी कहता है कि घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। दोस्तों आपको कहता है कि घटना की प्रायिकता क्या नहीं हो सकता है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी में जो घटना की प्रायिकता होता है वो कितना होता है, 0 से लेकर के 1 तक होता है। क्या होता है 0 से लेकर के 1 तक। यह 0 से ना तो छोटा होगा और ना ही 1 से बड़ा होगा। यानी कि कोई अगर माइनस में है, तो वह क्या हो जाएगा, वह प्रायिकता नहीं होगा। या फिर 1 के बाद है, यानी कि 1.2, 1.3 या 2, 3 इस तरह से है, तो वह भी प्रायिकता नहीं होगा। यानी कि 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर -1 है, यानी कि यह घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आते हैं तीसरा क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो देखिए अभी बताएं कि 0 से 1 के बीच में होगा वो घटना की प्रायिकता होगा। तो देखिए यहाँ पर 1.2 है, यानी कि 1 से ज़्यादा है, तो यह घटना की प्रायिकता नहीं होगा। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए चौथा प्रश्न में। देखिए कहता है कि 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 3:5 के अनुपात में है, तो कहता है कि इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए समरूप त्रिभुज है, यहाँ पर क्या है समरूप त्रिभुज है और आपको भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 3:5 और आपको पूछा क्या गया है क्षेत्रफलों का अनुपात। तो अगर आप लोग पहला वीडियो देखे होंगे तो इस तरह के प्रश्न को हम सॉल्व किए थे। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। यानी कि आपको भुजा का अनुपात दिया हुआ रहे और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो उसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 9 अनुपात कितना गया 25, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों अगर आप लोगों को इसके अलावा वीडियो चाहिए, यानी कि आपको चाहिए कि सर हमको ग्राफ का वीडियो चाहिए या फिर 2-4 वाले रैखिक समीकरण, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक से वीडियो चाहिए। दोस्तों जिस टॉपिक का ज़्यादा कमेंट आएगा हम अगला वीडियो उसी
टॉपिक पे पब्लिश करेंगे। तो आप लोग कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको साइंस का चाहिए, सोशल साइंस का चाहिए, या हिंदी का चाहिए, या इंग्लिश का चाहिए, आपको जो भी विषय का वीडियो चाहिए आप लोग वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा कमेंट आएगा जो भी विषय का या फिर जो भी टॉपिक का, उसका वीडियो हम अपलोड करेंगे। चलिए उसके बाद आइए पांचवा क्वेश्चन में। देखिए पांचवा क्वेश्चन कहता है कि यदि घटना ई की पूरक घटना ई डैश है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। दोस्तों ई मतलब देखिए इसका पूरक कहने का मतलब क्या हुआ, यानी कि अगर घटना घटित होने की प्रायिकता ई है और घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता ई डैश है तो कौन सा कथन सत्य होगा। तो देखिए प्रायिकता क्या होता है, यानी कि इसका जो प्रायिकता होगा और इसका जो प्रायिकता होगा वह किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। क्योंकि दोस्तों प्रायिकता का जो अधिकतम मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि बताइए कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, तो 1 होता है। तो देखिए P यानी कि पूरक घटना यानी कि घटित होने और घटित नहीं होना, यानी कि दोनों को अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, यानी कि PE प्लस PE डैश बराबर क्या होगा, 1 होगा। यानी कि देखिए अगर घटना घटित होने की प्रायिकता 1/2 है तो घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता कितना होगा, 1/2 होगा, और दोनों को जोड़िएगा कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पूछा गया है कि यदि PE डैश यानी कि घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता कितना है, 0.05 है, तो कहता है कि PE होगा, यानी कि इसका जो घटना घटित होने की प्रायिकता होगा वो कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग PE निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग 1 माइनस कर देंगे, क्या चीज़, PE डैश यानी किसको। अब देखिए 1 में माइनस हम लोग करेंगे 0.05, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 0.95, यानी कि हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको आप लोग घटा करके खुद से देख लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के प्रश्न आपको आसानी से बना सकते हैं। चलिए उसके बाद ये 7वां क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि एक पासे के फेंके में कहता है कि 4 से बड़ो अंक आने की प्रायिकता क्या होगा। देखिए यहाँ पर पूछा गया 4 से बड़ा अंक, तो पासा में कितना अंक होता है, तो पासा मतलब 1 2 3 4 5 और 6, टोटल कितना होता है, 6 होता है। और इसमें 4 से बड़ा, तो 4 से बड़ा कितना है, 5 और 6 है, यानी कि 5 और 6 है तो टोटल 2, और टोटल कितना है 6 है, यानी कि 2/6 करेंगे तो कितना जाएगा, 2 तिहाई 6, 1/3 आ जाएगा, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से दिमाग लगा करके समझ लीजिए तो ही आगे बढ़िएगा। देखिए कहता है कि एक पासे के फेंके में अभाज्य अंक आने की प्रायिकता होगी। तो अभी बताए थे कि टोटल पासा में कितना अंक आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है और 6 आता है। इसमें अभाज्य संख्या कौन है, तो अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है, यानी कि अभाज्य संख्या 1 हो गया और 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। ये तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है, यानी कि इसका प्रायिकता कितना होगा, तो 3 और टोटल कितना है 6, यानी कि 1/2 हो जाएगा। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए आपको पूछते कि सम संख्या आने की प्रायिकता, तो सम संख्या 2 है, 4 है और 6 है। कह देगा कि विषम संख्या, तो विषम संख्या 1 है, 3 है और 5 है। इस तरह से आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या पूछा गया, आपको जो पूछा जाएगा उसी को बनाना है। अब कह दिया कि भाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो भाज्य संख्या कितना है, सिर्फ 4 है और 6 है। भाज्य संख्या कितना है, 4 और 6 है, यानी कि इसका प्रायिकता कितना हो जाएगा, तो इसका प्रायिकता हो जाएगा 2/6, यानी कि 1/3। तो इस तरह के प्रश्न को आप इस तरह से बना सकते हैं। चलिए 9वां प्रश्न देखिए। 9वां प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहता है कि एक साथ 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक पट, यानी कि पट किसको कहते हैं दोस्तों, टेल को कहते हैं, पट कहते हैं हेड को, और चीत कहते हैं किसको, टेल को। तो कहता है कि एक टेल आने की प्रायिकता है, कम से कम एक टेल। तो देखिए 2 सिक्का को अगर हम लोग उछालेंगे तो देखिए टोटल कितना पॉसिबिलिटी है। तो देखिए मान लीजिए कि पहला पर हेड आया और दूसरा पर टेल आया, उसके बाद मान लीजिए कि पहला पर टेल आया और दूसरा पर हेड आया, यानी कि मान लीजिए कि पहला पर टेल आया, दूसरा पर भी टेल आया, उसके बाद इस पर हेड आया और इस पर हेड आया, यानी कि टोटल कितना पॉसिबिलिटी है, 4 पॉसिबिलिटी, यानी कि 2 सिक्का को एक साथ उछालेंगे तो टोटल 4 पॉसिबिलिटी है। तो कहता है कि कम से कम एक पट, यानी कि कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, यानी कि पट को हम हेड कहते हैं, तो कम से कम एक हेड। तो देखिए कम से कम एक हेड इसमें है
और कम से कम एक हेड इसमें है और कम से कम एक हेड इसमें, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 है लेकिन कम से कम कितना है, 1 है, यानी कि टोटल कितना है, 3 है, यानी कि 3/4 हमारा आंसर होगा। कम से कम एक पट आने की प्रायिकता कितना होगा, 3/4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और अगर कहा था कि कम से कम एक चित आने की प्रायिकता, तो एक चित आने की प्रायिकता कितना हो जाता, तो ये भी 3/4 ही होता, क्योंकि देखिए इसमें सभी तरह से समान है। देखिए टेल भी 3 गो में है और हेड भी 3 गो में है। चलिए उसके बाद आइए 10वां क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि एक साथ 2 पासों को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रायिकता है। दोस्तों 2 पासा को अगर हम लोग उछालेंगे, 2 पासा को, तो एक पासा में 6 है और दूसरा पासा में भी 6 है, यानी कि टोटल पॉसिबिलिटी कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। टोटल पॉसिबिलिटी कितना हो गया, 36 हो गया। और कहता है कि संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रायिकता, तो मान लीजिए कि पहला पर 2 आया और दूसरा पर कितना आया, 5 आया, तब ना 7 होगा। उसका देखिए पहला पर 5 आया और दूसरा पर 2 आ गया, तब यह 7 हो सकता है। या फिर पहला पर 6 आया दूसरा पर 1 आया, या फिर पहला पर 1 आया और दूसरा पर 6 आया। उसके बाद देखिए 4 और 3, यानी कि 4 + 3 और 3 + 4, यानी कि देखिए इतना पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर जोड़ है जो 7 आने की प्रायिकता है। तो टोटल कितना हो गया, 6 हो गया, यानी कि इसका प्रायिकता निकालेंगे तो 6/36 होगा, 6/36, यानी कि 1/6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन, यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद आइए 11वां क्वेश्चन। देखिए इसको हम शॉर्ट में आपको बताना सिखाएंगे। दोस्तों अभी तक आपको कोई नहीं बताया होगा कि इसको कैसे बनाना है। देखिए x बराबर आपको दिया है कितना, 7 + 4 √3, तो कहता है कि x + 1/x का मान है। तो देखिए पहले आप लोग x का मान निकालिएगा, फिर 1/x का मान निकालिएगा और उसको जोड़िएगा। तो देखिए आपको शॉर्ट तरीका बताते हैं। जैसे x का मान आपको इस तरह से दिया हुआ रहे, तो 1/x का मान जब निकालिएगा ना, तो आएगा 7 माइनस कितना आ जाएगा, 4 √3 आ जाएगा, यानी कि 1/x कीजिएगा ना तो बीच में सिर्फ माइनस आ जाएगा। और इसको ये दोनों को जोड़िएगा, देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कितना, 7 + 7 बच जाएगा, यानी कि आ जाएगा कितना, 14। तो इस तरह का प्रश्न आएगा ना तो आप लोग शॉर्ट से इस तरह से बना सकते हैं, आपका उत्तर है वो बिल्कुल सही होगा। और अगर आपके पास ज़्यादा समय है, यानी कि आपके पास एग्जाम में टाइम बच गया है, तो इसको आप लोग पर अथी कर सकते हैं, परिमेयकरण कर करके इसको, यानी कि 7 है फिर 1/x करके इसको इस तरह से निकाल सकते हैं, आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। देखिए प्रश्न आपको पूछते हैं कि 2 + 2 √2 और इतना पूछ दिया, अब इसको 1/x से निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 2 - 2 √2, ये कट के आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी इस तरह के प्रश्नों को आपको इस तरह से जल्दी से आपको बनाना है, जिससे आपको टाइम की काफ़ी बचत होगी। चलिए उसके बाद आइए 12 नंबर सवाल में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और इसका पूछने का जो तरीका होता है वो भी चेंज होता है। तो इसको आप लोग समझ लीजिए दोस्तों, इसको कैसे बनाना है। आज तक कोई नहीं इसको इतना आसान से बताया होगा। देखिए कहता है कि 10⁻² बराबर 16, तो 10⁻⁻y का 10⁻⁻y है वो किसके बराबर होगा। देखिए आपको प्रश्न इस तरह से भी पूछता है कि बताइए कि 10⁻² बराबर 25, तो आपको 10⁻⁻y का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए ये भी प्रश्न पूछा जाता है और ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए इसको कैसे बनाना है। तो देखिए यहाँ पर 10⁻² है, 10⁻² है, तो यहाँ पर इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं 10⁻² है, तो 10 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y, तो 10⁻y बराबर इस तरफ स्क्वायर है तो उस तरफ जा करके अंडर रूट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, √16, यानी कि 10⁻y बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। 10⁻y बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो 10⁻⁻y करेंगे ना, तो ये 4 है वो उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा, यानी कि हमारा उत्तर कितना हो गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए इसको बनाना है, तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻y बराबर हो जाएगा 5, इसका आंसर कितना आएगा, -1/5 आएगा। सॉरी, इसका आंसर आ जाएगा कितना, 1/5, क्या आएगा, 1/5 आ जाएगा। उस प्रकार से यहाँ पर 49 रहेगा तो 1/7 आएगा, यानी कि इसी तरह से आपको इसको बनाना है। आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर पूछ दिया कि 16 की जगह पर 49 दे दिया, 16 की जगह पर 49 दे दिया, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 से 49, यानी कि इसका आंसर कितना देगा, 1/7 आ जाएगा। यहाँ पर दे दिया कितना, 64 दे दिया, तो 1/8। तो इस तरह से इसको आप लोग आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन किसी तरह से पूछे आप इसको मात्र, अब देखिए इसको आपको 2 सेकेंड लगेगा बनाने में। जैसे आपको पूछ दिया कि 10⁻² बराबर 100 कितना, 225, अब बताइए इसका आंसर कितना होगा। आप लोग 1 सेकंड में इसको बता सकते हैं।
चलिए उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। देखिए कहता है कि सरल रेखा जो x बराबर +2 और y बराबर +2 से निरूपित है, यानी कि कोई सरल रेखा है जो x बराबर +2 है, y बराबर भी +2 है। तो देखिए मान लीजिए कि ये कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 2 है। तो देखिए x बराबर कितना है 2 है, तो x बराबर 2, तो इस तरह से, और y बराबर कितना है 2 है, यानी कि इसको इस तरह से खींचेंगे तो क्या होगा, यह एक दूसरे के क्या होगा लंबवत होगा, यानी कि जो ये रेखा होगा वो एक दूसरे के क्या होगा लंबवत होगा, यानी कि 90 डिग्री कोण पर होगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, कहता है कि बिंदु इतना किस चतुर्थांश में स्थित है। दोस्तों इसको आप लोग बताइए कि कौन सा चतुर्थांश में है। अगर आप लोग पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको हम बता दिए थे कि कैसे हमको चेक करना है कि कौन सा चतुर्थांश में है। तो जल्दी बताइए कि प्रथम में है कि द्वितीय में है कि तृतीय में है कि चतुर्थीय में है। आप लोग जल्दी से वीडियो को रोक करके आप लोग कॉमेंट कीजिए इसका आंसर और बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और आपको अगला वीडियो है वो किस टॉपिक से चाहिए। चलिए उसके बाद हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए कहता है कि 64 के वर्गमूल और 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या मान्य होगा, क्या मान होगा, यानी कि इसका जो मान होगा। तो देखिए 64 का वर्गमूल कितना होगा, तो 64 का वर्गमूल हो गया 8 गुने 8 8 64, और 64 का घनमूल कितना हो गया 4 चौका 16 और 16 चौके 64, यानी कि 4 होगा। अब 8 में 4 से भागा देंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसको व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दीजिए। दोस्तों आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, कम से कम आप लोग 10 दोस्त को, या फिर आपके पास अगर व्हाट्सएप ग्रुप है तो कम से कम 5 ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए ताकि वो सभी वीडियो को देख सके और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके। तो आप लोग दोस्तों वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।